दो चार लोग और ला जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। जी सर, जी सर। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज संडे में भी आप लोग टाइम निकाल के आए हुए हैं इस मीटिंग में। तो इसका एक्चुअली अपना पर्पज़ यही था कि पाउडर कोटिंग में जो लोगों को दिक्कत आती है उसका हम लोग आपस में डिस्कशन करके सोल्यूशन कुछ निकालें। तो हम लोग इसमें कोई भी लेक्चर या उस टाइप का नहीं है, अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। वैसे आज देश के लिए एक बहुत क्षति हुई है। हमारी देश की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है आज। तो हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी रखेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। श्री श्रीकांत जी नमस्कार। आप लोग एक बार अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। जी 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 हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। जी। तो श्रीकांत जी आप कहाँ से हैं, किस कंपनी से हैं? जी मैं मुंबई से हूँ, बिलोंग करता हूँ। एक्जोनोबेल में करीब 3 साल से काम कर रहा हूँ एज ए क्वालिटी इंचार्ज। ओके, बहुत अच्छी। तो करीब 3 साल हो गया। उसके पहले जो था पास, आपकी आवाज़ कट रही है। तो कुछ सीखना है, कुछ जी जी। शेयर करना है। नहीं नहीं, इसमें देखिए सभी लोग ये है कि आपस में जी हम हाँ लोग जी। जो भी प्रॉब्लम आती है डे टू डे प्रोडक्शन में, वो चीज़ आपस में शेयर करेंगे, तो इससे सभी का नॉलेज बढ़ेगी और सभी को फायदा होगा। हाँ सर, हाँ सर। Yes। तो एक दो लोग और आ जाएं, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और नीलेश जी नमस्कार, आप कहाँ से हैं नीलेश जी? हाँ नमस्ते सर। मैं भी मुंबई से हूँ। अच्छा, एक्चुअली श्रीकांत और हम कलीग्स हैं ओरे इधर वेरी गुड, एक्जन में बहुत भी। अच्छी, बहुत अच्छी बात है जी जी जी। तो एक्चुअली हम लोग साई कंसल्टेंसी हमने 2013 में स्टार्ट किया था ओके। जी। और इसमें कोरोना की वजह से हम लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए फिर हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आप लोग के सहयोग से वो चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी रिस्पांस मिलता है मैं उस पर। तो आप लोग भी मैसेज डाला करिए कि किस सब्जेक्ट पे कोई वीडियो बनाएं, तो उस सब्जेक्ट को लेके हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। हमारा साई कंसल्टेंसी कुलदीप वर्मा के नाम से ही चैनल है वो। श्योर श्योर। नमस्कार मुकुंद साहब, थैंक यू, आप लोग संडे में भी टाइम निकाल के साथ में आ रहे हैं। मुकुंद साहब नमस्कार, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। तो त्यागी जी हम लोग स्टार्ट करा जाए भाई, 4-5 लोग हो गए हैं धीरे बिल्कुल धीरे। सर, बिल्कुल। जी जी जी। तो आप ही लोग बताइए कोई जो आप लोग को प्रॉब्लम आती है, एक एक करके हम लोग उसको शेयर करेंगे। त्यागी जी आप बताइए कुछ। त्यागी जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जी जी, हमने कहा आपसे ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा जी सर, अच्छा माइंड में आ नहीं रहा एकदम से, मैं ऐसा प्रिपरेशन करके नहीं बैठा था। हाँ हाँ, अभी नहीं आप ये हम लोग का तो कोई भी ऐसा प्रिपरेशन नहीं रहती है। जी जी।
फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम फेस की हो? हम्म, कोई बात नहीं, हेलो सर, हम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, नो इशू। आप बिल्कुल नो इशू, कोई भी मोस्ट वेलकम सर। जी श्रीकांत जी। तो हाँ, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन पाउडर कोटिंग में हमारा मेन प्रॉब्लम रहता है जब भी कोई लाइन रनिंग में रहता है, जी तब हमें पीएचडी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। उसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत जरूरी होता है ठीक पाउडर है। कोटिंग में। जी जैसे आप पकड़ लीजिए, आप लिक्विड पेंट बना रहे हैं तो उसमें जैसे विस्कोसिटी की बहुत जरूरी है, जी वैसे सेम हमें यहाँ पे पीएचडी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो ये पीएचडी क्या क्या काम करती है, क्या क्या का आगे जाके काम करेगी, या फिर कस्टमर पार्टिकल्स। एंड पे इस पे क्या हो इफेक्ट्स आते हैं, तो ये सब कुछ थोड़ा, ये ठीक है हाँ, सर। ये थोड़ा समझ लेते हैं, मुझे लगता है ऐसे से। ठीक है। तो पार्टिकल सेट डिस्ट्रीब्यूटर ये पाउडर कोटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एसीएम पे ग्राइंड करते हैं पाउडर को, तो मैक्सिमम पाउडर तो हमारा सीव के ऊपर कलेक्ट हो जाता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है, और जो उसमें कोर्स पाउडर है उसको हम रिप्रोसेस कर लेते हैं दोबारा से। लेकिन जो फाइन पाउडर एक्स्ट्रा है वो डस्ट कलेक्टर में चला जाता है। डस्ट कलेक्टर में वही पाउडर जाएगा जो कि बिलो 5 माइक्रोन होगा, और ये ऑलमोस्ट 3 to 4% हो जाता है, डिपेंडिंग किस कंपनी की मशीन लगी हुई है उसके हिसाब से। तो पार्टिकल साइज का दो इफेक्ट है जिस टाइम हम एप्लीकेशन करते हैं। अगर हमारे पाउडर में पार्टिकल साइज 10 माइक्रोन से नीचे वाला ज़्यादा है, या थोड़ा फाइनर पोर्शन ज़्यादा है, आप इस तरह समझें, तो चैम्बर में पाउडर काफ़ी ज़्यादा उड़ेगा। क्योंकि जब गन से पाउडर निकलता है तो जो कोर्स पार्टिकल है, यानी एवरेज आप ये मान लीजिए 40 से 50 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं, चार्जिंग उन पे थोड़ा सा देर से आती है, बट देर तक रिटेन भी रहती है। जब पीस से गन से निकल के पार्टिकल सबस्ट्रेट तक जाते हैं तो उस बीच में उसको पूरी चार्जिंग रहती है। लेकिन जो फाइन पाउडर है उस पर चार्जिंग बहुत जल्दी आएगी और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। बहुत सा ऐसा टाइम होता है कि गन से पाउडर निकल के जब सबस्ट्रेट तक जा रहा है तो उसी बीच में उसकी चार्जिंग खत्म हो गई और वो बूथ में गिर गया, यानी ओवर स्प्रे ज़्यादा होगा, तो मेरा प्रोडक्शन थोड़ा सा कम निकलेगा। मेनली पार्टिकल साइज का तो ये है। अच्छा, दो तरह से हम लोग फिनिश बनाते हैं, एक स्मूथ और एक कोर्स स्ट्रक्चर वाली, टेक्सचर या स्ट्रक्चर। तो हमेशा टेक्सचर और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कोर्स रखना चाहिए, तो उससे आपका पैटर्न अच्छा आएगा। जी श्रीकांत जी, और कुछ? इसमें मुझे और जानना है, ताकि जी जो मशीन रहता है हमारा ग्राइंडिंग चेम्बर, जी तो ग्राइंडिंग चेम्बर में क्लासीफायर रहता है, बफेल प्लेट रहता है, लाइनर्स रहते हैं जिसपे चिप्स ग्राइंड होते हैं। तो जी एक्चुअली एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे चलता है, कितना गैप होना चाहिए, या फिर जो क्लासीफायर का ये है उसको वॉर्न आउट कैसे हो गया, वो हम्म। कैसे हमें ढूंढना है। अच्छा तो ठीक ये है। थोड़ा आगे जाके हम सीखेंगे तो और पीएचडी में हम अच्छा कुछ कर पाएंगे, ऐसा लगता है। नहीं ये जो ठीक है। रिसेंट है ये, हाँ, ये जो मुझे दिखाई दिया ना ये प्रॉब्लम, ये जी रिसेंटली हमारे इधर आया था, तो मुझे थोड़ा उसमें जानना है और। नहीं, बिल्कुल हम आपका कोशिश करेंगे आपको पूरा सेटिस्फाई करने का। तो जो एसीएम में है, इसमें एक तो लाइनर होता है, डिफ्लेक्टर, जो कि जो चिप्स ग्राइंड हो रहे हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता है। फिर एक मेन मिल होती है जिसमें हैमर पिन लगी होंगी या हैमर ब्लॉक्स लगे होते हैं। और तीसरा होता है क्लासीफायर, यानी जो मिल है, मेन मिल जिसमें पिन लगी होती है उसकी स्पीड फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। वो ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें राठी इंडस्ट्रियल यानी रीको की मशीन की, तो वो करीब 5000 आरपीएम पे घूमता है। जो इन्वर्टर होके क्लासीफायर होता है, क्लासीफायर की स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये अलग अलग मशीन में जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग एक पहले आइडिया दे देते हैं कि आपको फीड फिक्स, मतलब उसको कितना रखना है और क्लासीफायर को कितना रखना है।
क्योंकि कहीं पे आरपीएम पे चलता है और कहीं पे एम्पियर के ऊपर भी इसको कंसिडर करा जाता है। तो अलग अलग मशीन में हम अलग अलग हो सकता है, बस वेयर एंड टीयर को हम आपको इस तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले आपको हैमर पिन जो है उसको देखना चाहिए। हैमर पिन अगर 50% से ज़्यादा वॉर्न आउट हो गया है और ये जो उसका बेस होगा जहाँ पे डिस्क पे लॉक होगा वहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो ज़्यादा नहीं ग्राइंड होता है, लेकिन जिस जगह पे बेस होता है वहाँ से वो ग्राइंडिंग ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोशिश करिए 50% हो जाता है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। अदरवाइज कभी भी पिन टूटता है तो एक पिन की वजह से सारे पिन टूटेंगे, प्लस लाइनर को भी वो डैमेज करता है। लाइनर को भी हम देख के ही बता कर सकते हैं सर, जो उसमें वियर एंड टीयर है। तो आप ये मान लीजिए उसमें भी वही 50% के आसपास को आपको विजुअली कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि नए में और पुराने में कितना फर्क हो गया है। अच्छा, बात है पार्टिकल साइज की, तो क्योंकि हमारी मिल तो फिक्स स्पीड पे चल रही है, फीड हम अपनी फिक्स रख लेते हैं कि हमें आउटपुट के हिसाब से कि कितना, मान लीजिए एसीएम 10 है तो 90 से 100 kg पर आवर चाहिए, उसके हिसाब से हम फीड रखते हैं। और क्लासीफायर को पार्टिकल साइज के हिसाब से करते हैं। जितना ज़्यादा क्लासीफायर की स्पीड होगी पाउडर उतना ही फाइन होता जाएगा। और ये चीज़ हम पैनल बोर्ड में जो एम्पियर लगा हुआ है मोटर का उस पर देख सकते हैं। क्योंकि जैसे एसीएम 10 है तो आप कोशिश करिए कि इसके जो मोटर मेन पैनल में एम्पियर है, ग्राइंडिंग एम्पियर, वो 10 से 12 एम्पियर से ऊपर ना जाए। ये मैक्सिमम आप है एसीएम 10 के लिए। क्योंकि अगर 11 पे भी क्या होता है कि जो हमारी मेन मिल है वो गर्म होने लगती है, तो जब पाउडर वहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो वो स्टिक करेगा तो वो ग्राइंडिंग मतलब और गर्मी प्रोड्यूस करेगा और ग्राइंडिंग कम होगी। चिप्स जितने ठंडे होंगे, ब्रिटल होंगे, उतनी ग्राइंडिंग बेटर होगी। सर इससे सेटिस्फाई है? और भी कुछ आप क्वेश्चन करिए, उसमें देखते हैं जी। सही बात है। और उसमें क्या है, जो ग्राइंडिंग डिस्क है और जो क्लासीफायर है उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर बाय डिफॉल्ट कंपनी से आता है तो कितना रहता है? अगर मेंटेनेंस पर्सन ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया जी तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? नहीं, देखिए डिस्क और मिल में फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लासीफायर और जो ऊपर लिड है, चैम्बर का जो लिड है जहाँ से पाउडर ऊपर आ रहा है, हाँ तो आप ऐसा करिए, सबसे हाँ पहले हाँ। पाइप को हटा दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए। और इसके अंदर 0.5 फिलर गेज आता है सर, अलग अलग थिकनेस का। तो आप 0.5 से 0.8 तक उसको फिलर गेज को अंदर घुमा के देखिए कि क्लासीफायर और लिड के बीच में कितना गैप है, वो इम्पोर्टेंट है। लीड मतलब ग्राइंडिंग डिस्क ना? नहीं नहीं नहीं, जो ढक्कन है, चैम्बर का जो ढक्कन है। ओके। जी, वो दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है? ये हाँ 0.5 से 0.8 तक रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा तो वहाँ से कोर्स पाउडर भी लिफ्ट हो जाएगा। ओके, ज्यादा होगा तो कोर्स पाउडर लिफ्ट हो जाएगा क्या? जी हाँ जी, बिल्कुल। जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना मोटा पे माल उठता जाएगा ना, क्योंकि ये निमेटिक कन्वेइंग है, पीछे ब्लोअर लगा हुआ वो सक्शन कर रहा है। तो जैसे ही अगर उसकी हाँ हाँ हाँ। गैप ज़्यादा है तो वो ग्राइंडिंग कम होगा और पेट्रोल आपको कोर्स पाउडर ज़्यादा मिलेगा सीव के ऊपर। ओके ओके। जी, उसकी वजह से मतलब ग्राइंडिंग कम होगा और इसकी वजह से जो कोर्स पाउडर जमा हो रहा है वो सीधा लिफ्ट अप होके सीव पे आ जाएगा, सी राइट पे ना आ सर? जाए, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। करेक्ट। तो आपको ओके, सेम एक्चुअली सेम प्रोडक्शन प्रॉब्लम हमारी इधर। कम हो गया। करेक्ट, हाँ सेम ये प्रॉब्लम हमारी इधर थोड़ा फेस हुआ था, जी तो ये समझ नहीं पाया मैं अच्छे से। जी जी तो मेरे एक नीलेश जैसे मेरे साथ है, उसने मुझे समझाया कि ये जो तो दोनों में जो गैप है वो बहुत मायने रखता है उसमें। हाँ सर। तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे क्लियर करना था, तो ये मेरा डाउट क्लियर हो गया है। जी जी सर इसमें एक क्वेश्चन नीलेश कुछ? मेरा भी है। जी इसमें भी मेरा भी एक कंसर्न है। जी एक्चुअली बोले। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करने के बाद मतलब मेरा डाउट था तो हम लोगों ने मेंटेनेंस ये क्लियर करके लिया।
बाकी सब ओके है, लेकिन जो मशीन का मतलब चेम्बर का जो बॉडी पार्ट रहता है उसमें भी अगर कुछ वर्न आउट है तो जी भी ये कोर्स पार्टिकल का इश्यू आ सकता है। हाँ, जो इसमें एक लाइनर लगा होता है जिसमें ग्रूव्स कटे होते हैं। नहीं, लाइनर्स ओके है, उसका ग्राइंडिंग जो ग्राइंडिंग डिस्क बोल रहे हैं आप, आपने जो पिन प्लेट बोला हाँ, विद वो इन डिस्क हो हैमर गया, प्लेट है वो डिस्क हो अंदर। गया। हैमर, हाँ वही हैमर डिस्क है। जी। उसका कंडीशन भी अच्छा है, लेकिन हम्म जो बॉडी मशीन का जो ओवरऑल ऊपर का जो बॉडी है हम्म उसमें थोड़े से वर्न आउट वगैरह ऐसे हुआ, ऐसे दिख रहा है विजुअली। तो हम्म इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस कर मतलब हो सकता है क्या प्रॉब्लम कोर्स पार्टिकल्स का? नहीं, अगर देखिए बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सपोज जो फ्लैंज है अगर वो ठीक से बैठ नहीं रहे हैं, है ना, तो इसकी वजह से कोर्स नहीं होगा, उसकी वजह से हमेशा फाइन ज्यादा बनेगा आपका, क्योंकि वहां से एयर अगर लीक हो गया तो हाँ, पाउडर ठीक से लिफ्ट नहीं होगा, तो यानी फाइन ज्यादा होगा, ज्यादा ग्राइंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम ज्यादा लोग क्या ग्राइंड करते हैं, होके वो वेस्ट में चला जाएगा। हाँ वेस्ट में जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पाइप में जॉइंट फ्लैंज है तो उनको अच्छे से, एक तो रबर गास्केट उसमें ठीक से बैठा होना चाहिए, प्लस नट बोल्ट से टाइट करने के बाद उस पर कोशिश करिए एडहेसिव टेप जो पैकिंग वाला है उसी को लगा दीजिए, तो सेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। ओके। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बॉडी पार्ट में बोला, तो रोटरी एयर लॉक वहां पे भी अगर डैमेज है तो दिक्कत आता है सर। हाँ, अगर वहां पे जो हमारे ब्लेड होते हैं रोटरी एयरलॉक में, जो 6 या 8 ब्लेड लगे होते हैं, अगर उसका बॉडी के साथ में हाँ, गैप ज्यादा हो गया है तो हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा और वहां से एयर सक्शन होके पाउडर डस्ट कलेक्टर में ज्यादा जाएगा। ओके। तो इस मतलब वजह से आजकल, ओके, मतलब साइक्लोन साइक्लोन के नीचे नहीं, हाँ हमारे इधर कंपनी में वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे इधर डीएफडी वॉल्स है, तो ओके, वो आरएलवी का हाँ इशू नहीं आजकल है। आजकल इसीलिए एयरलॉक में दिक्कत रहता था, उसका अलाइनमेंट में भी है, और तो इसलिए आजकल वो वाल्व सिस्टम लगा दिया गया ज्यादातर। यस यस। जी जी दूसरा एक तरह क्वेश्चन है, जी। हम जब एक्सट्रूडर में अगर ग्लॉसी प्रोडक्ट है, सेमी ग्लॉसी प्रोडक्ट है, तो उसका फिनिश में कभी कभी इश्यू आते हैं। तो हम्म ये प्रोडक्ट हमें स्लो स्पीड पे चलाने चाहिए या हाई स्पीड पे चलाने चाहिए? क्रू आरपीएम जो है वो हम्म ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए अगर अच्छा फिनिश हमें लाना है तो? नहीं, ये देखिए आपका जो स्क्रू आरपीएम है उस वो तो मशीन मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा आपको बताएगा ओके। कि आपको कितने स्पीड पे रखना चाहिए। हम आपको ये बोल सकते हैं कि जिस स्पीड पे उसने स्क्रू बोला हुआ है आपको, लेकिन जो पीछे से मटेरियल आ रहा है उसकी मिक्सिंग पूरी होनी चाहिए, यानी जो स्क्रू का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 90 डिग्री के हाँ, एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, जो पेडल्स होते हैं, एलिमेंट जिसको बोलते हैं हाँ, बीच में, अगर आपके में 90 डिग्री के एलिमेंट कम है, यानी सपोज 45 के या 30 डिग्री के या 60 डिग्री के उसने कर दिया है, जिससे आउटपुट तो आपको ज्यादा मिलेगा लेकिन प्रॉपर हाँ। डिस्पर्सन नहीं होगा। तो इसलिए ओके। 90 डिग्री के उसमें एलिमेंट बहुत जरूरी हैं। तो आप ये इसके वो मोटा अगर मोटा ये कम, समझिए वो कि अगर जैसे जैसे आप स्क्रू में सपोज 18 एलिमेंट हैं, स्पाइरल को छोड़ने के हाँ, बाद जो एलिमेंट मतलब मिक्सिंग में जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम हाँ। एक साइकिल पूरा होना चाहिए। एक साइकिल में करीब करीब 8 पेडल आ जाएंगे। ओके। जी मतलब अगर वो एलिमेंट्स अगर कम है तो जी, हमारा थ्रूपुट तो बढ़ेगा, लेकिन डिस्पर्शन में प्रॉब्लम आके प्रॉब्लम आएगा, फिनिश थोड़ा खराब हो सकता है, बिल्कुल फिनिश बिल्कुल, खराब हो पूरा सकता पूरा मिक्सिंग नहीं होगा। है। ओके। जी। और अगर आप देखिए जो स्क्रू की स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं रखनी चाहिए। और जो टॉर्क है, एक्सट्रूडर का जो टॉर्क है, उसको अगर आपका हाँ, सपोज आप 200 केजी पर आवर का एक्सट्रूडर होगा तो इसमें ऑलमोस्ट 20 एचपी की मोटर लगी होगी। तो अगर आपके 20 एचपी की मोटर है तो आप जो फ्रीक्वेंसी मतलब टॉर्क दिखाएगा इसमें पैनल बोर्ड में एक्सट्रूडर के, उसको 22 से 24
एम्पेयर तक आप चलाइए। यानी इस स्क्रू को आपने पहले स्टार्ट किया धीरे स्लो, फिर ऑलमोस्ट 700 या 800 आरपीएम तक फीड करी जाती है, तो स्क्रू धीरे धीरे हम बढ़ा लेते हैं। स्क्रू बढ़ा के फीड को ऐसा कराइए एडजस्ट कि हमारा स्क्रू तो ऑलमोस्ट सेम आरपीएम पे ही चलाना चाहिए। अगर आप 800 पे चला रहे हैं तो 800 पे चलाइए, फीड से आप कंट्रोल करिए उसको। जी मेरा एक डाउट है सर उसमें जी बताएं। कि जितना हम स्क्रू आरपीएम मतलब ज्यादा रखेंगे उतना हमारा रेसिडेंट टाइम मटेरियल का कम हो जाएगा। बिल्कुल कम करेक्ट होगा, सर? बिल्कुल। तो जितना रेसिडेंट टाइम हमारा मतलब मटेरियल का रेसिडेंट टाइम इन बैरल जितना भी कम होगा उतना डिस्पर्शन कम होगा। करेक्ट सर? हाँ बिल्कुल, एक ऑप्टिमम है एक्चुअली, इसमें एक तो ऑप्टिमम होना चाहिए। हाँ, तो एक 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 अच्छा फिनिश प्रोडक्ट है। जैसे आप स्ट्रक्चर को जरूरत नहीं है, लेकिन जी जो ग्लॉसी, ये फिनिश है, स्पेशली ग्लॉसी में। ग्लॉसी फिनिश में हमको अच्छा प्राइमर फिनिश चाहिए, तो उसमें मुझे रेसिडेंट टाइम बढ़ाना बहुत जरूरी है। सर तो उसमें हमने अगर रेसिडेंट टाइम बढ़ाना है तो हमको स्क्रू इसीलिए हमने देखिए उसमें आपको बोला कि अगर आपकी 20 एचपी की मोटर है एक्सट्रूडर में, मेन मोटर, तो आपको 22 से 24 एम्पियर तक जाना चाहिए। तो अगर आपका सपोज आपने फीड कम कर दिया है, स्क्रू बहुत तेज चल रहा है, तो आपका वो एम्पियर आएगा ही नहीं। आप समझ नहीं रहे नहीं, हैं? जैसे आपने जैसे बोला कि बाबा चलो ठीक है हम स्क्रू आरपीएम बढ़ा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। जी जैसे आपने बोला स्क्रू आरपीएम बढ़ाना चाहिए जी। और टॉर्क। आप आवाज बंद हो गई आपकी। जी जी श्रीकांत जी, आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में। श्रीकांत जी डिस्टरबेंस आ रही है आपकी, हाँ आवाज सर, नहीं आ रही हेलो। है। जी जी आप बोलिए। हाँ थोड़ा आवाज आवाज जी में प्रॉब्लम है हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए। जी क्या बोल रहे थे आप, स्क्रू तो स्पीड ये बढ़ाने पे? हम, हाँ वो स्क्रू का अगर स्पीड हमने बढ़ा दिया जी और रेसिडेंट टाइम वैसे ही आपका कम हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे कम लगता होगा। है कि ग्लॉसी प्रोडक्ट में हमको अगर अच्छा फिनिश लेके आना है तो हमें रेसिडेंट टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर रेसिडेंट टाइम हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमें जो फिनिश चाहिए, अगर जैसे प्राइमर है हमारा, जो प्राइमर में हमको अच्छा फिनिश लगता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमको बहुत अच्छा फिनिश देना पड़ता है। बहुत अच्छा मतलब आप उसको वाटर फिनिश भी बोल सकते हो, जी जो हमें लिक्विड पेंट्स में दिखाई देगा, जो हाई रेजिन पे हम चलाते हैं। तो वो प्रोडक्ट में मुझे लगता है रेसिडेंट टाइम जितना अच्छा होगा उतना प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। इस पे आपकी क्या राय है? इसमें देखिए हमारा कहना यह है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, रेजिडेंस टाइम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जो मटेरियल के अंदर फिलर और पिगमेंट है वो पूरे वेट हों और डिस्पर्स भी हों, उतना करेक्ट। तो चाहिए। लेकिन अब जो आपने ऑटोमोटिव फिनिश की बात की है, जिससे हमें बहुत स्मूथ फिनिश चाहिए होता है, या सपोज जैसे ब्लैक ग्लॉसी एक लेते हैं जो कि जिसमें बिल्कुल मिरर इमेज आती है, तो उसमें नॉर्मल रेजिन परसेंटेज ना लेके हमें थोड़ा रेजिन परसेंटेज हाई लेना पड़ता है, यानी 65 या 70% भी जाना पड़ता है। तो अगर हमारा रेजिन परसेंटेज ज़्यादा है तो आप लोगों ने एक चीज़ फील किया होगा कि जो मेरी फीड है, सपोज हम 700 आरपीएम पे फीडिंग रखी हुई है, तो अगर हम 55% रेजिन वाला प्रोडक्ट चलाएंगे 700 आरपीएम पे तो उसका आउटकम कम आएगा। लेकिन अगर हम रेजिन परसेंटेज बढ़ा देंगे और वो प्रोडक्ट भी 700 आरपीएम पे चलाएंगे तो एक्सट्रूडर में से मटेरियल ज़्यादा निकलेगा। यहाँ पे बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं कि हमें रेजिडेंस टाइम कम करना पड़ेगा, यानी हमें फीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रेजिन परसेंटेज ज़्यादा है, उसका फ्लो बहुत तेजी से निकलेगा, एकदम पानी की तरह बहेगा वो प्रोडक्ट। तो हमें फीड कम करनी पड़ेगी सेम स्क्रू आरपीएम पे। सहमत है श्रीकांत जी इससे? हेलो हेलो सर। जी श्रीकांत जी, इससे सहमत हैं आप?
हाँ अगर हम रेजिन हाँ मैं परसेंटेज इससे बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट ज्यादा आ जाएगा, बहुत बढ़ेगा एकदम, और मिक्सिंग नहीं हो करेक्ट पाएगी। करेक्ट वो आउट हाँ तो अगर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी ब्लैक में, आउटपुट कम आएगा। जी क्या क्या होता है, एक मशीन का मैक भी रहता है। मैक मतलब कि हमको कितना मिनिमम आउटपुट लेना है मशीन से, वो हाँ हम जी। उसमें एक्चुअल ये नहीं कर पाते उसमें। जैसे ब्लैक हम्म। में ग्लॉसी में जो आप बोल रहे हैं ना कि इवन मुझे क्लियर 600 क्लियर पर आवर, क्लियर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। करेक्ट जैसे 600 पर आवर निकलना चाहिए, लेकिन जी वो नहीं कर पाते अचीव। हमको हाँ वो 400 या 300 350 तक ही अचीव कर पाते हैं। हाँ ठीक बात तो है। ये थोड़ी दिक्कतें आती है जो क्लासिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। हम्म। तो ये थोड़ा समझाना मतलब जरूरी है। मेरे जी साथ जी मेरा कलीग है, वो प्रोडक्शन में काम करता है, मैं क्वालिटी में काम करता हूँ। हाँ ठीक तो बात हम है। दोनों में थोड़ा समझ में आ जाएगा एक्चुअल क्या हो रहा है। तो वो जी जी नीलेश बात करेगा और उसमें कुछ। हाँ डेफिनेटली। हाँ नीलेश। हाँ नीलेश जी बोलिए, क्या आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ वही अभी जैसे श्रीकांत ने बोला है, जो जी। भी ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं, हम्म। तो हमें मतलब मशीन का कुछ थ्रूपुट्स है वो अगर मैच करना है, हम्म। तो एक तो फॉर्मुलेशन का तो ये हो गया कि इतना परसेंट है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन हो गया। जी तो इसमें अगर थ्रूपुट बढ़ाना है तो थ्रू का कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ और चेंजेस करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थ्रूपुट ज्यादा कर देंगे तो कई बार प्रोडक्ट बेटर नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आउटपुट पे, तो प्रोडक्ट आपका बेटर निकलेगा। ओके। जी। और इसी तरह जैसे सपोज आप 60% रेजिन पे ब्लैक ग्लॉसी भी बना रहे हैं और वाइट ग्लॉसी भी है, तो क्योंकि हाँ ब्लैक में फिलर लोडिंग ज्यादा होती है, ये मटेरियल चिपकता हाँ नहीं है, तो इसका थ्रूपुट ज्यादा निकलेगा सेम पैरामीटर पे। लेकिन जब आप व्हाइट ग्लॉसी या आइवरी ग्लॉसी में जाएंगे तो टाइटेनियम जो होता है वो थोड़ा सा चिपकता है मटेरियल, और प्लस उसको वेटिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है, हार्ड मटेरियल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो वहां पर आपका आउटपुट कम निकलेगा, 100% कम निकलेगा। ब्लैक के केस में आपका आउटपुट ज्यादा आएगा और व्हाइट के केस में कम निकलेगा। जी नीलेश जी। ओके ओके। जी जी दूसरी एक एक क्वेश्चन ऐसा ही है कि, अगर कुछ क्रॉस कंटेमिनेशन के वजह से हम्म सीसिंग वगैरह आती है, हम्म सीसिंग वगैरह आता है प्रोडक्ट में, हम्म। तो वो ये करने के लिए क्या डालना चाहिए? देखिए क्रॉस कंटामिनेशन अगर पाउडर में आ रहा है तो उसको आप किसी भी तरह से दूर नहीं कर सकते हैं। आपको दो, मतलब एक फॉर्मूले में दो पॉलिस्टर तो आप डाल सकते हैं, लेकिन दो पॉलिस्टर हाँ के पाउडर मिक्स नहीं कर सकते आप किसी भी तरह से। इसको अवॉइड करना ही पड़ेगा सर। नहीं नहीं, वो तो अवॉइड करेंगे ही। जी। दूसरा मतलब कुछ अगर मशीन में कुछ दूसरा प्रोडक्ट चला है, हम्म इसके वजह से कुछ आ रहा है, या जो मिक्सर यूज किया है, या मशीन में मशीन थोड़ा मतलब अच्छा से क्लीन नहीं हुआ है, इसके वजह जी से उसमें कुछ फिशिंग वगैरह आ गया। ठीक तो है। कभी कभी इशू होता है हमें कि वो हम कंज्यूम करने जाते हैं वापस, हम्म लेकिन फिर भी फिशिंग का इशू सेम रहता है, मतलब फिशिंग जाता नहीं है। तो और अगर कंज्यूम करने जाते हैं तो दूसरा भी हमारा मटेरियल वो खराब हो जाता है, फिशिंग आ जाता है उसमें। तो हम्म। ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए कौन सा ऐसे एडिटिव वगैरह ऐसे है क्या जो नहीं यूज सर, करने के एडिटिव बाद? ऐसा कोई नहीं है, बस आपको प्रॉपर क्लीनिंग ही लेना पड़ेगा सर। और कोशिश करिए कि अगर हम ग्लॉसी के बाद सेटिन तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट सेटिन के बाद ग्लॉसी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। सेटिन के बाद पूरा प्रॉपर क्लीनिंग करके तब ग्लॉसी प्रोडक्ट बनाएं। इसका आप एक सीक्वेंस बना लीजिए, सबसे पहले ग्लॉसी प्रोडक्ट, देन सेटिन, देन मैट, देन टेक्सचर। अगर आप सपोज वाइट से स्टार्ट करते हैं तो वाइट के बाद में आइवरी, सीमेंस ग्रे, मूंशल ग्रे, देन डीए ग्रे, इस तरह डार्क पे जाते जाइए। फिर आप मैट, सेटिन
और स्ट्रक्चर पे आके फिर प्रॉपर क्लीनिंग कराइए सब चीज़ों की। और ये जब भी ये दिक्कत आएगी प्री मिक्सर से नहीं आएगी आपको, क्योंकि अगर प्री मिक्सर में कोई ट्रेसेस थोड़ा बहुत पॉलिस्टर दूसरा रह गया तो वो एक्सट्रूडर में मिक्स हो जाएगा। लेकिन ये दिक्कत का आएगी मिल पे आती है सर। मिल की क्लीनिंग में आप मिल चैम्बर को भी अच्छे से क्लीन कराइए, और जो साइक्लोन है, साइक्लोन के ऊपर जो उसके पार्ट्स होते हैं साइक्लोन के, उनको प्रॉपर रिमूव करके अच्छे से हवा करके और तब कराइए, तब ये दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि साइक्लोन में पाउडर रह जाता है थोड़ा सा। लेकिन इससे क्लीनिंग टाइम बढ़ेगा ना सर, क्लीनिंग टाइम बढ़ेगा तो ये सर हो जाएगा। वो तो बात तो इसलिए सही है, लेकिन हमें प्रोडक्ट भी तो अच्छा बनाना है। और कई बार हमने नोट किया है कि जैसे अगर हमने क्लियर बनाया है, क्लियर बनाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब इसमें कंटामिनेशन नहीं आएगा, तो क्लियर में बल्कि ज़्यादा आता है कंटामिनेशन, क्योंकि क्लियर में चार्जिंग पाउडर में बहुत ज़्यादा आती है, तो वो पाइप में भी चिपका रह जाता है काफ़ी, और साइक्लोन में भी रहेगा। तो क्लियर मतलब के ये बाद आप बोल रहे हैं कि जितना जितना ज्यादा रेजिन परसेंटेज रहेगा उतना क्या कंटामिनेशन के चांसेस या फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा ज़्यादा आप है, बता रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल हम बोल रहे करेक्ट हैं, ना? बिल्कुल करेक्ट। यस, ओके। आप देखिए, अगर आपने क्लियर के बाद में सपोज कोई ट्रांसपेरेंट बनाया है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्लियर के बाद में ये भी ट्रांसपेरेंट क्लियर है तो बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा, उसमें पिन होल और क्रैटर्स आ जाएगा, 100% आएगा, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है। और अभी आपने जो एक बात किया पिन होल, जी। ये भी पिन होल्स का भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आता है, मतलब कुछ जो प्रॉपर डीएफटी है वो हम्म डीएफटी के अगर थोड़ा भी ऊपर जाता है तो वो ज्यादा पिन होल्स दिखता है, और हम्म। कम डीएफटी में पिन होल्स दिखता नहीं है। हाँ, तो इसके लिए आप तो थोड़ा सा फ्लो एडिटिव बढ़ा सकते हैं। फ्लोएडिटी। जी, फ्लो एडिटिव थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो फ्लो एडिटिव क्या करेगा, इसका सरफेस टेंशन जिस टाइम पे क्योरिंग हो रही है वो कम कर देगा, तो सरफेस टेंशन कम होने से स्मूथनेस थोड़ी बेटर हो जाएगी। ओके। जी। और कई बार हमने ये देखा फॉर्मुलेशन में, जैसे सपोज हम लोग ग्लॉसी फिनिश बना रहे हैं, सपोज ये ब्लैक ग्लॉसी ही बना रहे हैं, तो हाँ। अगर हम लोग इसमें कार्बन ब्लैक, नॉर्मली में 1% डाला जाता है, आप इसमें कार्बन ब्लैक अच्छी कम क्वालिटी का लीजिए और उसको 0.8 या 0.7% डालिए, तो आपका पर्पस वही आएगा और फिनिश बहुत अच्छी आ जाएगी। हम लोग कई बार क्या करते हैं, सस्ता कार्बन ब्लैक और उसकी डोज बढ़ा देते हैं, तो कार्बन ब्लैक की इटसेल्फ में ऑयल एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो फिनिश और ख़राब हो जाएगा। ओके। तो इसी तरह जैसे ग्लॉसी में हम लोग बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट से नॉर्मली बनाया जाता है, तो बेरियम सल्फेट के साथ में अगर आप 5 to 10% नेचुरल बेराइट SSW भी डाल देंगे तो आपकी फिनिश और बेटर हो जाएगी। ये आप लोग ट्राई करके देखिएगा कभी R&D में। मतलब बेरियम सल्फेट के साथ हमको वैरायटीज डालेंगे तो और फिनिश अच्छा हो जाएगा बिल्कुल उसका। अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल बेराइट है उसके क्रिस्टल सर्कुलर फॉर्म में होते हैं सर, बिल्कुल सर्कुलर होंगे, ओके। तो उसकी स्मूथ अच्छी आएगी। और जो प्रेसिपिटेटेड से हम बेरियम सल्फेट बना रहे हैं उसके पार्टिकल साइज उतने सर्कुलर नहीं हो पाते हैं, और हम जितना अगर फाइन पे जाएंगे, यानी बेरियम सल्फेट 1 माइक्रोन वाला जो फिनिश बेटर देगा, 0.8 वाले में ग्लॉसीनेस तो बढ़ जाएगा लेकिन स्मूथनेस कम हो जाएगा, आपको ऑरेंज पील बढ़ जाएगा उसमें जितना हम फाइन पे जाएंगे। ओके ओके। जी। बेरियम सल्फेट के पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा 1 माइक्रोन से ज़्यादा फाइन पे नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर आपको ऑरेंज पील आ रहा है तो उसमें आप बेराइट SSW को डाल के ट्राई करिएगा, बेस्ट रिजल्ट आएंगे आपको। और इसी फॉर्मुलेशन में एक चीज और कर सकते हैं आप, अगर ग्लॉसी बना रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड भी यूज कर सकते हैं आप बेरियम सल्फेट को कुछ 20 to 30% रिप्लेस करके। तो इससे क्या होगा आपका,
स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगा प्रोडक्ट का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने से आपका इसमें अगर आप सपोज 55% रेजिन पे बना रहे हैं तो आप इसको 56% रेजिन कर लीजिए, क्योंकि बेरियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट से जब आप रिप्लेस कर रहे हैं वहां पे आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि कैल्शियम इस टाइम ऑलमोस्ट 16 रुपए के आसपास है और बेरियम 65 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर हम 30% बेरियम को रिप्लेस करेंगे कैल्शियम कोटेड से तो हमारा कॉस्टिंग बच जाएगा, तो उसको हम रेजिन परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। रेजिन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो आपका प्रोडक्ट में चार्जिंग बढ़ जाएगा, कवरेज बढ़ जाएगा, ये सारे प्रोडक्ट अच्छे हो जाएंगे। नीलेश जी फॉर्मुलेशन आप करते हैं या श्रीकांत जी आप करते हैं? फॉर्मुलेशन वैसे तो मेरा कंसर्न नहीं है, मैं क्वालिटी में काम करता हूँ। अच्छा 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 जी। लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने 5 साल जोधपुर में काम किया है। अच्छा अच्छा 5 साल में पुणे वही काम पुणे करता में था। पुणे में जी, पुणे में। जी 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 तो जी। फॉर्मुलेशन का नॉलेज बहुत अच्छा है। आप पीवीडीएफ, अपना एसडीएफ, मतलब जो सुपर ड्यूरेबल है। जी 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 बाद में हमारे जो ये आते हैं क्या, अपना आइसोक्रिल पे आते हैं, बाद जी में बहुत सारे जो मैट प्रोडक्ट्स है हाँ हाँ हाइब्रिड में, जी जी। इसमें अच्छा थोड़ा है। नहीं अच्छी बात है, नॉलेज तो होनी ही चाहिए सर। आज संडे को ऐसे लोगों देखते हैं, ने शायद ज्वाइन कम किया है। ज्वाइन नहीं किया है बहुत सारा ने। चले कोई बात नहीं, आप लोग का कभी भी हो तो नेक्स्ट संडे में फिर बनाएंगे प्रोग्राम है। चलो चलो, ठीक है सर, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं ओके तो फिर सर, इसको बंद करते हैं सर। थैंक यू आप लोगों का संडे में टाइम देने के लिए। थैंक यू थैंक यू सर।